नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। आपराधिक मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया है। ये मामला मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी करने से जुड़ा हुआ है। सूरत कोर्ट ने आज इस मामले में फैसला सुनाया। इस मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि सजा पर कोर्ट ने अमल करने के लिए 30 दिन तक रोक भी लगा दी है, जिससे वो लोअर कोर्ट में फैसला को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें। तो आपको बता दें, इस पूरे मामले में राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट आया था सुबह। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीद दिवस पर सादर नमन। सच और हिम्मत का दामन थाम देश के लिए बेखौफ लड़ते जाना। भारत मां के इन्हीं वीर सपूतों से सीखा है, इनकलाब जिंदाबाद। और खास ये भी रहा कि अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी के प्रमुख का ट्वीट आया। उन्होंने ट्वीट किया, गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों को खत्म करने की साजिश हो रही है, कांग्रेस से मतभेद, लेकिन राहुल गांधी की इस तरह से मानहानि के मामले में फंसाना ठीक नहीं है। अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले से असहमति है। तो इस पूरे मामले पर आइए हम बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से बात करेंगे। पहले हमारे साथ विवेक तन्खा हैं, सांसद हैं, कांग्रेस के हैं, कानून के जानकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। पहला सवाल यही है सर, बीजेपी का कहना है कि एक व्यक्ति नहीं, समग्र मोदी जो एक सरनेम है उनके लिए अपशब्द है, पूरी जाति के लिए, ये सिर्फ आलोचना नहीं है। बीजेपी की बातों पे तो मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि बीजेपी हर वक्त डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि वी फील डिसअपॉइंटेड विद द जजमेंट। दो हमको एंटिसिपेशन था कि देयर समथिंग हैपनिंग, बिकॉज इवन दिस जजमेंट में जो सजा है 2 साल की, वो आई थिंक इज द मैक्सिमम इन 504। नाउ राहुल जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी जिसमें कि आप मैक्सिमम सजा उनको दीजिए 2 साल की, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि 2 साल से डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ सीट अट्रैक्ट हो जाती है। इसके अलावा इसमें और कोई रीजन हमको नहीं दिखता। तो राहुल जी एज एन अफेक्टेड पर्सन हैज अ राइट टू फाइल एन अपील। जो उन्होंने स्टे किया है सेंटेंस, वो सीआरपीसी में ही प्रोवाइडेड है कि सेक्शन 389 में लोअर कोर्ट अपने ऑर्डर को खुद स्टे कर सकता है अप टू 3 years, विच द कोर्ट हैज डन। एपलेट कोर्ट में अब केस जाएगा और एपलेट कोर्ट में हम स्टे ऑफ कन्विक्शन की बात करेंगे, क्योंकि दिस इज अ केस जिसमें कन्विक्शन ही नहीं होना चाहिए था। वी आर सरप्राइज, वी आर डिसअपॉइंटेड, बट सिंस देयर इज अ कोर्ट अहेड, सो वी हैव होप। जी तनखा जी, रक्षा मंत्री ने कहा है कि अब शब्दों से गहरी चोट होती है। कानून मंत्री ने कहा है कि राहुल के बोलने से देश को भी नुकसान हुआ है। तो आगे की राह आप इस मामले में कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो पब्लिक कैंपेन है बीजेपी का, जो रक्षा मंत्री जी की बात है या जो विधि मंत्री जी की बात है, ये एविडेंस नहीं है। ये तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए स्टेटमेंट्स हैं आफ्टर द जजमेंट। कोर्ट तो एविडेंस से चलती है जो रिकॉर्ड हुई है बिफोर द कोर्ट। एंड निधि जी, लेट मी शेयर विथ यू, पार्लियामेंट में और पॉलिटिक्स में और प्रजातंत्र में इससे शार्पर कमेंट्स किए गए इन द पास्ट, बट ऐसे ट्रायल्स कभी नहीं हुए किसी के साथ। राम मनोहर लोहिया जी इंदिरा जी के बारे में क्या नहीं बोलते थे, और क्या कभी इंदिरा जी ने कोई उन पे डेफेमेशन सूट डाला? नेहरू जी पे क्या कमेंट्स नहीं हुए? उनकी लाइफ के बारे में क्या कमेंट्स नहीं हुए? झूठी बातें बोली गई, क्या कभी उन्होंने डेफेमेशन सूट डाला? इंदिरा जी ने कोई डेफेमेशन सूट डाला? ये समवेयर इस केस से और इस जजमेंट से प्रजातंत्र को चोट लगी है। जो इंडियन डेमोक्रेसी इज हर्ट बाय दिस, बिकॉज आपने संवाद पे चोट की है। मैं मान सकता हूं कि कभी कभी संवाद शार्प हो जाता है, वो संवाद मर्यादित होना चाहिए, शार्प नहीं होना चाहिए, मगर प्रजातंत्र में इस तरह की चोट पहुंचाना to a political leader of one of the largest opposition party is I don't think democracy में justify हो पाएगा।
तनखा जी, क्या इससे राहुल गांधी की अब लग रहा है सदस्यता पर भी असर पड़ सकता है? वायनाड से वो सांसद हैं, अगले साल लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। देखिए, लॉ तो बहुत क्लियर है कि 2 साल और 2 साल के ऊपर अगर आप कन्विक्ट होते हैं तो यू आर डिस्क्वालिफाइड टू होल्ड अ सीट। ये तो लॉ कहता है। मगर लॉ ये भी हमको परमिट करता है कि हम उस कन्विक्शन के अगेंस्ट स्टे मांग सकते हैं। कई केसेस में पॉलिटिकल केसेस में मेरे को स्टे मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है, हाई कोर्ट्स भी देते हैं, स्पेशली इन दोज केसेस। देखिए, इसमें कोई मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई एथिक्स की बात नहीं है। ये ये इट इज नॉट अ केस जहां कोई ग्रॉस क्रिमिनलिटी हुई है। ये तो शब्दों की बात है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स है। और पॉलिटिकल डिस्कोर्स में अगर 2 साल की सजा दी जाए टू द टॉलेस्ट लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, आई थिंक प्रजातंत्र के लिए ये एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है। जी, आखिरी सवाल यह है कि राहुल गांधी को जो सजा हुई है उसका क्या विपक्ष उससे एकजुट हो सकता है या उसकी राह खुल सकती है? अब देखिए, अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी पे जो कार्रवाई, जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ है, वो साथ खड़े हो गए हैं कांग्रेस के। देखिए, ये बीजेपी की, मेरे ओपिनियन में बीजेपी ने ये बाय फाइलिंग दिस कंप्लेंट एंड परसुइंग दिस कंप्लेंट और इस लॉजिकल एंड तक लाके एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मिस्टेक की है। इस मिस्टेक का मेरे ओपिनियन में पब्लिक कॉन्टेक्स्ट में राहुल जी को बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि सिंपैथी राहुल जी के साथ होगी। जो ऑपोजिशन है, वैसे ही पूरी ऑपोजिशन परेशान है, सब पे तो अटैक हो रहा है। तो अब ये दिस इज अ टाइम जब ऑपोजिशन यूनिटी विल बिकम अ नेसेसिटी। और आई थिंक सब लोग मिलके, मैं नहीं कह रहा हूं कौन इसमें लीडर होगा या नहीं होगा, बट सब मिलके एक वो माहौल क्रिएट करेंगे जो जिससे कि 2024 में एक नई व्यवस्था इस देश में आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक तनखा जी, जुड़ने के लिए और अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आइए, इसलिए मसले पर अब एक और अहम हमारे साथ हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, नेता बीजेपी के, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। जावड़ेकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। अब कांग्रेस का कहना है कि राजनीतिक बयानबाजी पर इतनी कड़ी सजा दे दी गई है, ये ठीक नहीं है। ये राजनीतिक बयान नहीं है, ये सभ्यता का भी जरा भी संस्कार नहीं है, ये दर्शाने वाली बात है। एक तमीज होती है, तो तमीज न होने पर ऐसी भाषा बोलते हैं। सभी मोदी नाम के जितने भी व्यक्ति है वो चोर है, ऐसा बोलना ये केवल संस्कृति में नहीं, कानून में भी नहीं बैठता, और इसलिए सजा मिली है। और हमें समझना चाहिए कि ये भारतीय सभ्यता के बिल्कुल खिलाफ है। आप उनको नीच कहोगे, आप उनको चाय वाला कहोगे, मणिशंकर आयर जी ने कहा तो कांग्रेस ही है ना, तो इतना उनको गाली गलौज करेंगे और खून की दलाली कहेंगे, सब कहा। और हर एक गाली के साथ भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ रही। इस अनुभव के बाद भी कांग्रेस सीखने को तैयार नहीं। लोगों को इस तरह से गाली देना, अपने प्रधानमंत्री जो लोकतंत्र से चुन के आए हैं उनको इस तरह से गाली देना लोगों को रास नहीं आता, और इसलिए लोगों के दृष्टि से ये बहुत बड़ा अपराध है। कानून के दृष्टि से भी है, वो तो कोर्ट में लड़ाई होगी तो उसमें कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय सभ्यता के खिलाफ है, भारतीय जनता को यह पसंद नहीं आया है, और इसलिए कांग्रेस को बार बार भारतीय जनता ने सजा दी है। यह हताशा के उद्गार है, इससे ज्यादा और क्या कहेंगे। और इसकी जितनी भर्त्सना करे कम है। आप आपके ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा पारित एक अध्यादेश पत्रकारों के सामने फाड़ते हो, कचरे के टोकरी में डालते हो। कौन सी लोकतंत्र की भाषा आप कर रहे हैं? कौन सी लोकतंत्र में आपकी आस्था है? कुछ नहीं है। जावड़ेकर जी, विवेक तनखा जो कांग्रेस के नेता, उन्होंने ये कहा कि प्रजातंत्र पर चोट है, संवाद पर चोट है। ये इस तरह की भाषा, ये संवाद को और लोकतंत्रता को और सभ्यता को चोट है। ये चोट लोकतंत्र को
इसलिए है कि लोगों ने 80 करोड़ वोटर है, 70% वोटिंग हुआ है, सबसे ज्यादा वोट पाके 303 सीटें हमारी आई। एनडीए की अगर वोट गिनेंगे तो और बहुत ज्यादा होते हैं। तो सबसे ज्यादा वोट लेकर जिनका पूर्ण बहुमत से सरकार है, ऐसे सरकार के मुखिया को गाली गलौज करना यही लोकतंत्र का अपमान है। अब कहा जा रहा है कि इस सजा से राहुल गांधी जो संसद की सदस्यता उस पर असर पड़ता हुआ दिख रहा है। उसमें मैं टेक्निकलिटी में जाना ही नहीं चाहता। देखो, वो 30 दिन का उनको अवधि दिया है, वो अपील करेंगे, अपील में क्या होता है देखेंगे। वो अभी मैंने सुना कांग्रेस के वकील, तो वो जो बोल रहे थे वो यही बोल रहे थे ना, प्रशांत भूषण नहीं, ये थे हमारे अभिषेक सिंघवी। तो अभिषेक सिंघवी जो बोल रहे थे वो कानून की दलील है। ये कानून का मुद्दा ही मैं नहीं मानता। ये सभ्यता का, संस्कार का, देश के प्रति प्यार का, लोकतंत्र के प्रति आस्था का मुद्दा है। और लोकतंत्र की आस्था ही उनके मन में नहीं है, और इसीलिए लोकतंत्र से जो जनता ने चुना है उस नेता को आए दिन वो गाली गलौज करते हैं। अब विपक्ष ये कह रहा है जावड़ेकर जी की 2024 लोकसभा चुनावों से पहले वायनाड की सीट पर असर पड़ सकता है, साजिश की तरह है, क्या कहेंगे? उनका विपक्षी नेता का भी नहीं हो पाया, इतने कम संख्या में चुन के आए हैं। अगली बार यह संख्या और बहुत कम होने वाली है। अच्छा, क्या जो इसे कहा जा रहा है बीजेपी की राजनीतिक चूक होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी, आप देखिए, अभी तक साथ नहीं थे, लेकिन ट्वीट कर समर्थन जता दिया है कांग्रेस के साथ और साजिश तक करार दे दिया। नहीं, सभी चोर मौसेरे भाई, वैसा ही होता है, इसमें कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं होता। अलायंस में कोई विचार चाहिए। रंजिश के लिए अलायंस नहीं बनता। कोई विचार चाहिए, कोई कार्यक्रम चाहिए, जनता के लिए कोई ठोस अपील चाहिए। वो तो कुछ है नहीं। केवल हमारे खिलाफ भी ईडी का एक्शन हो रहा है। अच्छा, ये केसेस कब शुरू हुए? उनके काल में। लालू जी के केसेस किसके समय में शुरू हुए? उनके काल में। अब वो नतीजे पर पहुंच रहे तो कैसे दुख करोगे? अखिलेश के खिलाफ या बाकी लोगों के खिलाफ जो केसेस है वो तो पहले से दर्ज है। और यहां दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो कार्रवाई है, यानी उनके नेताओं के खिलाफ, हम आमना तो उसका भी समर्थन ही कर रही है। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद जावड़ेकर जी। तो हमने कांग्रेस और बीजेपी दोनों नेताओं को सुना है इस समय, और तमाम आज जब से ये पूरी सजा सुनाई गई उसके बाद से राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदला, हर तरफ से, हर पक्षों की तरफ से बयान सामने आए। तो देखिए आज की ग्राउंड रिपोर्ट। सूरत की अदालत से 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद दिल्ली लौटते हुए राहुल गांधी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखी। वो लगातार कहते रहे हैं कि वो सत्य और धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी को यह सजा 2019 में कर्नाटक में दिए गए एक भाषण के लिए मिली है। उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर के चुटीली मानी जाने वाली एक टिप्पणी की, लेकिन इसे जाति का मसला बनाकर बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस किया। गुरुवार उनके लिए बिल्कुल ऐतिहासिक दिन बन गया। आज उनका जो फैसला आया है, मैं उस फैसला का स्वागत करता हूं। अदालत ने राहुल गांधी को तत्काल जमानत भी दी और 30 दिन की मोहलत भी कि वो इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, लेकिन इसको लेकर के सियासत तेज हो गई। कांग्रेस और बीजेपी की ओर से बयान पे बयान आने लगे। आप भी राहुल गांधी के साथ दिखाई दी। वो खुद को छोड़ के बाकी के ऊपर उंगली दिखाते हैं। जो कानून की प्रक्रिया है उसके अनुसार ये निर्णय हुआ। वाजपेयी जी ने, अडवाणी जी ने कितने किए होंगे कोई सोच नहीं सकता। वो जमाना और था, ये जमाना और, इतना फर्क है। शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है। बार बार लालू जी कई बार, अभी से नहीं 2014 से ही कह रहे हैं
यहाँ घोषित इमरजेंसी नहीं, अघोषित इमरजेंसी पूरी तरीके से लागू हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के सरनेम पे भी तो टिप्पणी की, बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया उन्होंने। वो तो है सबके सामने संसद में जो उन्होंने किया। हालांकि ये सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता बची रहेगी। 2003 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जा रहा है। तब अदालत ने कहा था कि न्यूनतम 2 साल की सजा पर सांसदों, विधायकों और पार्षदों की कुर्सी फौरन चली जाएगी। अब्दुल्ला आजम खान के केस की नजीर भी रखी जा रही है। अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी इस फैसले से पैदा संकट को अपने किसी अवसर में बदल सकते हैं। बेशक उनका संघर्ष कुछ तीखा हो गया है। राहुल गांधी के पास अपनी संसद की सदस्यता बचाने के अलावा कई और चुनौतियां हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की चुनौती उससे बड़ी है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि राहुल गांधी के विरुद्ध इस मामले को एक तरफ जहां उसे कानूनी तौर पर लड़ना होगा, वहीं राजनीतिक तौर पर संसद से लेकर के सड़क तक उसे उतरना होगा और इसमें उन्हें सभी विपक्षी दलों का साथ चाहिए। हालांकि अभी तक सभी विपक्षी दल खुलकर राहुल गांधी या कांग्रेस के समर्थन में नहीं आ पाए हैं। संसद भवन से हिमांशु और राजीव रंजन के साथ मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बात दिल्ली की। दिल्ली में लगे पोस्टर्स पर गिरफ्तारी और एफआईआर के विरोध में आम आदमी पार्टी ने आज जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। यहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आज से 100 साल पहले अंग्रेजों ने भी किसी को पोस्टर चिपकाने के लिए गिरफ्तार नहीं किया था। से कुछ देर पहले ये जो रैली हुई है, यहाँ पर इन्होंने 138 एफआईआर और 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, ये संबोधन में कहा है। ये सुनते हैं क्या क्या कहा मुख्यमंत्री ने। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, इन सब लोगों ने अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेजों के खिलाफ खूब पोस्टर चिपकाए थे। आज से 100 साल पहले अंग्रेजों ने भी पोस्टर चिपकाने के जुर्म में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया था। आज से 100 साल पहले भी अंग्रेजों ने किसी को पोस्टर चिपकाने के जुर्म में एफआईआर नहीं की थी। भगत सिंह ने सोचा भी नहीं था कि एक ऐसा भारत बनेगा आज से 100 साल के बाद, कि एक ऐसा प्रधानमंत्री आएगा कि पोस्टर चिपकाने के जुर्म में 138 एफआईआर हो जाएंगी। 138 एफआईआर। तो पूरे देश में एक राज्य के अंदर 8 एमएलए इन्होंने ईडी सीबीआई भेज के छापे मारे, उनको सारों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। एक और राज्य के अंदर 20 एमएलए उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल करा लिए। तो प्रधानमंत्री जी का मैसेज साफ है। मोदी जी कह रहे हैं मेरे को भ्रष्टाचार से परहेज नहीं है, करो भ्रष्टाचार, खूब भ्रष्टाचार करो, लेकिन मेरी पार्टी में आके करो, बाहर रह के नहीं करने दूंगा। दूसरी पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। जो भ्रष्टाचार करना है मेरी पार्टी में आके भ्रष्टाचार करो। बीजेपी में जितना भ्रष्टाचार करो खुली छूट है, कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं, खुलेआम भ्रष्टाचार करो। और आइए आपको उड़ीसा लिए चलते हैं। 2024 से पहले विपक्ष के खेमे में गतिविधियां गरमाने लगी हैं। ममता बनर्जी कल उड़ीसा के दौरे पर रही हैं और आज उनकी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से वहां पर मुलाकात हुई। ममता बनर्जी ने कहा कि क्षेत्रीय दल हमेशा से मजबूत रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। और पहले ये सुन लेते हैं ममता बनर्जी ने क्या कहा है वहां पर। आज नवीन पटनायक और ममता बनर्जी का बैठक करीब आधा घंटा से ज्यादा चला और इस बैठक में एक चीज जो सामने आ रहा है, जिस पर बातचीत जरूर हुआ है, वो है फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर। अब नवीन पटनायक का कहना था कि भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो परमानेंट और स्ट्रांग होना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि वो नवीन पटनायक के साथ इस बात पर सहमत है और वो इस बात पर नवीन पटनायक को सपोर्ट करते हैं। बाकी दूसरे विषय पे भी बातचीत हुआ। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच में जो कुछ इश्यूज है और जो पुरी में जो जमीन दिया गया है बंगो भवन के लिए और बाकी जो कुछ इंडस्ट्रीज का इश्यूज है, वो सब डिस्कशन हुआ। लेकिन
एक बात पे जिसपे सवाल हमने पूछा कि गवर्नेंस प्लेटफॉर्म को लेकर जो सवाल उठा है, जिसमें रीजनल पार्टीज के जो मुख्यमंत्री है उनका कोई डिस्कशन हुआ है कि नहीं, इस बात पर ममता बनर्जी ने जवाब देने से इनकार कर दिया। कह दिया कि आप इलेक्शन को लेकर इतना चिंता क्यों कर रहे हैं, अभी तो 1 साल बाकी है। लेकिन जरूर राजनीतिक विश्लेषक इस बात पर गौर कर रहे हैं कि रीजनल पार्टीज के बीच एक गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की बात चल रही है। इस पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी बात की है और बाकी राज्यों की मुख्यमंत्री जो रीजनल दल है, क्षेत्रीय दल है, जैसे कि बीजू पटनायक के और नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, केसीआर के भारत राष्ट्र समिति, ये सारे दल मिलकर एक गवर्नेंस प्लेटफॉर्म बनाने की बात कर रहे हैं और जिसमें ये नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी दल बनने जा रहे हैं, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दोनों पार्टीज। ये पोजीशन नवीन पटनायक बहुत साल पहले लिया है, साथ साथ अभी अखिलेश यादव, ममता बनर्जी ये सब जुड़ गए हैं। कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव से मिले थे, उसके बाद आज नवीन पटनायक से मिले हैं, कल HD कुमारस्वामी से मिलने की बात हो रही है। तो ये मीटिंग्स 2024 चुनाव के पहले एक राजनीतिक जिसे हम अंग्रेजी में स्पेकुलेशन कहते हैं, उस बात को जरूर उस पर जरूर चर्चा हुए है। लेकिन दोनों का कहना है कि कोई डिटेल में राजनीतिक इशू या थर्ड फ्रंट जैसे इशू पे कोई बातचीत नहीं हुई। और विपक्षी खेमे की एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। विपक्षी दलों के नेता शरद पवार के घर जुटे हुए हैं। हालांकि जो मसला है वो कहा जा रहा है कि ये दल जो है जिनको चुनावों में EVM के इस्तेमाल पर आपत्ति है। और कौन कौन नेता पहुंच रहे हैं, सीधे चलते हैं अपने सहयोगी हिमांशु शेखर के पास। हिमांशु, कौन कौन नेता यहां पर पहुंच रहे हैं और क्या यहां पर डिस्कस होगा, जरा बताइए। देखिए, इस बैठक जो कि शरद पवार ने बुलाई है, इसमें दिग्विजय सिंह कांग्रेस की तरफ से आए हैं, कपिल सिब्बल यहां पर मौजूद हैं, राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी से यहां पर आए हैं, डी राजा जो CPI के जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी मौजूद हैं, TRS के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा में जो पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर हैं केशव राव, वो भी यहां पर आए हैं। कई विपक्षी दल के नेता यहां पर पवार के घर पे जमा हुए हैं और इस बैठक का एक ही एजेंडा है कि EVM और VVPAT मशीन को लेकर निधि जो सवाल हैं विपक्षी दलों के सांसदों के नेताओं के, वो लिखित में वो चुनाव आयोग के सामने रखने वाले हैं और इस रिपोर्ट को अंतिम रूप यहां पर दिया जाएगा। मैंने कुछ देर पहले दिग्विजय सिंह से बात की है इस बैठक के बारे में। उन्होंने कहा कि देखिए 3-4 बहुत स्पष्ट मसले हैं जिस पर हम चुनाव आयोग से सवाल पूछना चाहते हैं। पहला, उन्होंने कहा कि हमें यह बताया गया है कि जो EVM मशीन होती है वो एक प्रोग्रामेबल चिप है, लेकिन हमारे पास ये जानकारी है कि ये मल्टी प्रोग्रामिंग चिप का इस्तेमाल EVM मशीन में किया जाता है। दूसरी बात, उन्होंने कहा ये चिप कहाँ से खरीदी जाती है, इसका जो सोर्स कोड है वो कौन डालता है, यानी इस सब जो संवेदनशील जानकारी है किसी भी EVM मशीन का जो एक सॉफ्टवेयर होता है उसकी जो बहुत ही संवेदनशील जानकारी है वो किसके पास होती है, कौन इसको मैनेज करता है। और तीसरी बात, उन्होंने कहा कि आम धारणा यह है कि कोई भी मशीन दुनिया में जो है जिसमें चिप का इस्तेमाल होता है उसे हैक किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि हमें यह भी आशंका है कि EVM मशीन का भी हैकिंग जो है वो संभव है। और आखिरी बात, उन्होंने कहा कि क्या लोकतंत्र में हम उन लोगों के हाथ में अपने मशीनों को सौंप सकते हैं जिनके पास सोर्स कोड है और जो हमारी मशीनों को हैक कर सकते हैं। तो कई ऐसे सवाल हैं EVM मशीन की सुरक्षा को लेकर, VVPAT मशीनों की सुरक्षा को लेकर, जिस पर यहाँ पर मंथन होगा। यह दूसरी बैठक है निधि। इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शरद पवार एक बैठक कर चुके हैं और इस बैठक में जो रिपोर्ट विपक्ष की तरफ से चुनाव आयोग के सामने पेश की जानी है उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए हिमांशु। तो किस तरह से चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखने जा रहे हैं कुछ विपक्षी दल, जो शरद पवार कांग्रेस के नेतागण यहाँ पे मौजूद थे। बहरहाल एक ब्रेक ले रहे हैं हम देश की बात में, आपको ले चलेंगे राजस्थान। यहाँ पर बीजेपी की कमान CP जोशी को मिल गई है, क्या मायने हैं इसके, ये समझेंगे। बात अब राजस्थान की करते हैं। राजस्थान के कद्दावर नेता CP जोशी को बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इसी साल राजस्थान में चुनाव है
और इस लिहाज से ये अहम फैसला है। राजस्थान बीजेपी में इस पर मिठाइयों का आदान प्रदान भी हुआ है और सीपी जोशी ने दिल्ली आकर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इस पर अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह। जी देखिए, बिल्कुल सीपी जोशी को चुनना बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो अगर आप जातिगत राजनीति में देखेंगे राजस्थान में, तो जाट एक अहम वोट बैंक है, राजपूत एक अहम वोट बैंक है और बीच का रास्ता चुना है भाजपा ने ब्राह्मण फेस को प्रोजेक्ट करके। क्योंकि अभी जो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष थे सतीश पूनिया, वो जाट समुदाय से थे और दूसरी ओर जो वसुंधरा राजे हैं, अपने आप में पावर सेंटर हैं, लोकप्रिय नेता है, काफ़ी लोगों का झुकाव उनकी तरफ है। तो इन सबको एक तरफ से साथ लेके चल सकता है शायद एक ब्राह्मण चेहरा। दूसरी बात जो है, जो सीपी जोशी को उन्होंने चूज किया है, अभी फिलहाल गुलाब चंद कटारिया यहाँ से रिटायर हुए हैं। मेवाड़ और चित्तौड़ की जो राजनीति है, जो सदर्न राजस्थान की राजनीति है, वहाँ पर एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया है गुलाब चंद कटारिया के जाने के बाद, और उसके बाद में वो सीपी जोशी को एक तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो मेवाड़ और वागड़ की जो सीटें हैं उस पर भी उनकी नज़र है। तीसरी बात है कि जैसे मैंने कहा कि जो राजस्थान बीजेपी में खींचतान था, एक तरफ वसुंधरा राजे की तरफ लोगों का झुकाव, दूसरी ओर सतीश पूनिया और तीसरी ओर किरोड़ी लाल मीणा, जो हाल ही दिनों में बहुत एक्टिव हो गए थे, अपने आप राजनीतिक मंच तैयार करते थे, उनको जोर शोर से उस पर आंदोलन करते थे और पार्टी को फिर मजबूरन उनके साथ जुड़ना पड़ता था। पार्टी के कार्यक्रम नहीं होते थे, वो अपनी ही एक तरह से राजनीतिक मंच तैयार कर रहे थे। तो इन सबको कौन साथ लेके चल सकता है, क्योंकि राजस्थान में 9 महीने ही चुनाव होने हैं। पार्टी ने चूज किया है सीपी जोशी को। युवा है, करीब 47 इयर्स के एज के हैं, लो प्रोफाइल है, सबसे ज़्यादा मतों से जीत के आए हैं। लोकसभा चुनाव में 5 लाख से ज़्यादा का अंतर रहा था उनके और जिनको उन्होंने हराया उनके बीच में। और सबसे बड़ी बात है कि आज उन्होंने नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ को मिलकर उनका आशीर्वाद लिया है और उनके साथ फोटो खिंचवाई है। तो संकेत साफ है, भाजपा चुनाव की तैयारी कर रही है, सोची समझी रणनीति है, इसमें जातिगत समीकरण को साजने की कोशिश की है। साथ ही जो अलग अलग फैक्शंस है उनमें से ऐसा नेता चूज किया है जो सबको मान्य होगा एक तरह से, क्योंकि वो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है। और 9 महीने में चुनाव होने वाले हैं राजस्थान में। अब राजनीतिक समीकरण जो है उसमें जो बदलते राजनीतिक समीकरण है, खासकर बीजेपी में, उसमें ये एक पहला कदम है। तो अमृतपाल को 6 दिन हो गए खोजते खोजते। 19 मार्च को हरियाणा भाग गया था और उस दिन कुरुक्षेत्र के शाहबाद में ठहरा। जानकारी ये भी कि 12 घंटे में उसने 5 व्हीकल्स बदले भी हैं। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। 6 दिन गुजर जाने के बाद भी पंजाब पुलिस की गिरफ्त से अमृतपाल बाहर है। आपको बताएं कि अमृतपाल अब पंजाब में नहीं है, इस बात की पुष्टि हो गई है। अमृतपाल पंजाब से भागकर 19 तारीख को हरियाणा पहुंच गया था। 19 तारीख की रात में अमृतपाल कुरुक्षेत्र के शाहबाद इलाके में रुका। शाहबाद में बलजीत कौर नाम की एक महिला है, उसने अमृतपाल को पनाह दी। अमृतपाल और उसका साथी पप्पनप्रीत, जो उसका सबसे करीबी है, ये दोनों स्कूटी में पहुंचे और रात उन्होंने 19 तारीख को बलजीत कौर के यहाँ बिताई और 20 तारीख को सुबह वो स्कूटी से निकल गए। अमृतपाल और पप्पनप्रीत ने दिमाग लगाया कि अगर वो हाईवे से जाएंगे तो उन्हें पकड़ लिया जाएगा, तो वो गांव की गलियों से होते हुए पंजाब से हरियाणा पहुंचे। और सोचिए, बड़ी नाकामी है कि पंजाब पुलिस ने हरियाणा पुलिस को अलर्ट कर रखा था। जो बॉर्डर्स थे वहाँ पर चेकिंग बहुत थी, लेकिन अमृतपाल ने पहले ही अपना हुलिया बदल लिया था, पिंक पगड़ी थी, दाढ़ी चिपका ली थी। यही वजह है कि वो रिक्शे वाला भी अमृतपाल को नहीं पहचान पाया। जिस रिक्शे में अमृतपाल बैठ करके जब उसकी मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई तो पंक्चर बनाने के लिए पहुंचा था, लद के उस रिक्शे में अपनी मोटरसाइकिल लाद के। उसके बाद अमृतपाल और पप्पनप्रीत जब हरियाणा पहुंचे तब भी वो सीसीटीवी से बचने के लिए अमृतपाल जब निकला है तो अमृतपाल ने फिर कपड़े बदले, पैंट और शर्ट बदली और छाता लेके चल रहा है अमृतपाल। पंजाब पुलिस के सूत्रों के माने तो अमृतपाल जानता था कि सीसीटीवी लगे हो सकते हैं, तो सीसीटीवी से बचने के लिए उसने छाता ऊपर ले रखा था ताकि वो सीसीटीवी में ना कैप्चर हो पाए। तो पंजाब और हरियाणा पुलिस दोनों ही अलर्ट पर थी, लेकिन अमृतपाल भेष बदलकर, तमाम मोटरसाइकिल स्कूटर बदलकर हरियाणा पहुंच जाता है। एक रात रुकता है और अगले दिन 20 तारीख को वहां से निकल जाता है। बलजीत कौर से पूछताछ कर रही है। कल देर शाम हरियाणा पुलिस ने बलजीत कौर को गिरफ्तार किया था। बलजीत कौर पप्पनप्रीत के साथ 2.5 साल से
बातचीत कर रही थी वो अमृतपाल की जो अलगाववादी सोच थी उससे अलाइंड थी, वो कन्विंस थी, उसे पता था कि अमृतपाल फरार है, पुलिस पीछे है, तब भी उसने सब कुछ जानने के बाद भी अमृतपाल को पनाह दी। पंजाब पुलिस का कहना है कि लगातार टीमें अमृतपाल की तलाश कर रही हैं, लेकिन अब कल अरेस्ट किया है बलजीत कौर को, तो सोचिए कि आज वो 20 तारीख को सुबह निकला था हरियाणा से, तो आज 23 तारीख को वो कहाँ पहुँच गया होगा। तो हरियाणा पुलिस और पंजाब पुलिस, खासकर पंजाब पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज की एक बड़ी नाकामी है कि सारा तंत्र लगा हुआ है, देश की सारी खुफिया एजेंसीज लगी हुई हैं, पंजाब पुलिस लगी हुई है, तब भी एक अमृतपाल उनकी गिरफ्त से बाहर है। 2 दिन जब वो निकल जाता है कहीं से तो वहाँ के फुटेज सीज करते हैं, वहाँ के जो गाड़ियाँ सीज करते हैं। पंजाब पुलिस ने ये भी बताया कि 207 लोगों को डिटेंशन में लिया गया है, जिसमें से सिर्फ 30 को ही गिरफ्तार किया जाएगा। 177 लोगों को सिर्फ डिटेन किया गया है ताकि पंजाब के हालात ना खराब हों। इन 177 लोगों को छोड़ दिया जाएगा चेतावनी देकर के। पंजाब पुलिस का साफ कहना है कि किसी भी निर्दोष को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये जो 177 लोग हैं ये बहकावे में आ गए थे, इनको नहीं पता था कि अमृतपाल के देश विरोधी मंसूबे हैं। सहयोगी संजय कौशिक के साथ पंजाब से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और आपको जानकारी दे दें कि लोकसभा स्पीकर से मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी। कुछ ही देर पहले की खबर आई है, लोकसभा स्थगित हो गई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री ने जाकर स्पीकर से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद थे। तो प्रधानमंत्री ने लोकसभा स्पीकर से इस समय जाकर मुलाकात की। ये तस्वीरें हम आपको फाइल से दिखा रहे हैं, लेकिन इस समय की ताज़ा जानकारी हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा ने दी है। बहरहाल इसी खबर के साथ आज देश की बात में इतना ही। नमस्कार।